जय श्री कृष्णा। फुल हम लोग ऑर्गेनाइज प्लानिंग चैप्टर के ऊपर थे, उसके अंदर हम लोग लीडरशिप को देख रहे थे। लीडरशिप के बाद हम लोग देख रहे थे कैसे अपनी पर्सनल सर्विसेज को मार्केट किया जा सकता है। राइट, और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक ऐसा रिज्यूमे देखा था। मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो ऑथर जो है, बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके अंदर ऑथर बताते हैं कि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा मनी इकट्ठा करना है, जिसको हम बोलते हैं खजाना, तो आप लोगों को 13 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिजायर। आपको उस मनी की इच्छा होनी चाहिए। यू हैव टू डिजायर दैट। क्योंकि अगर आप डिजायर ही नहीं करोगे, आप थॉट ही नहीं दोगे, तो आइडिया ही नहीं आएगा एंड वो मनी तो कभी भी नहीं आएगा। तो यू शुड डिजायर। डिजायर के बाद सेकेंड चीज जो आती है वो होती है फेथ। ये डिजायर पूरी हो चुकी है, यूनिवर्स पूरी करेगा ही, और पूरी हो चुकी है ये अटूट विश्वास। जब ये फेथ बनने लगता है, तब आप लोगों को ऑटो सजेशन डालने होते हैं। फेथ बनाते टाइम ऑटो सजेशन क्या होता है? मैं रिच हूँ, मेरे पास मनी आता रहता है। ऑटो सजेशन इज कि अपने ब्रेन को ऐसे अफर्मेशंस के थ्रू सजेशंस देना जिससे कि वो उसको रियलिटी माने, जो भी आपकी डिजायर है उस चीज को, मनी को लेके। ऑटो सजेशन के बाद हम लोगों ने देखा था इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन का क्या रोल आता है। राइट, ऑटो सजेशन के बाद आप लोगों को जो है इमेजिनेशन देनी होती है, अपने ब्रेन को विजुअलाइज करना होता है। आप लोगों को भरोसा रखना होता है कि यस, ये चीज हो ही जाएगी। एंड जब आप चीजों को इमेजिन करने लगते हो, तब आपको वो इंस्पिरेशन मिलती है, वो आइडिया मिलता है। राइट, इसके बाद हम लोगों ने देखा इमेजिनेशन के बाद ऑर्गेनाइज प्लानिंग। ऑर्गेनाइज प्लानिंग के अंदर था कि कैसे लीडरशिप लेके अपने प्लान्स को ऑर्गेनाइज करते रहना, और अगर एक प्लान काम नहीं करे तो भी आगे नया प्लान बनाते रहना। टेम्पररी डिफीट को परमानेंट फेलियर नहीं मानना। इसी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग चैप्टर के अंदर ऑथर बता रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल सर्विसेज कैसे मार्केट कर सकते हो। लीडरशिप के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइज प्लानिंग के अंदर। लीडरशिप लेके अपने गोल के लिए कैसे आपके पास जो स्किल्स हैं उसको आप बहुत अच्छे से यूज करके वो मनी, एग्जैक्ट वो मनी अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए अपनी स्किल्स के लिए। तो ऑथर बताते हैं कि जितने भी वो लोग जो भी अपनी सर्विसेज मार्केट करते हैं, बेस्ट एडवांटेज फ्यूचर, उनको समझना चाहिए कि आजकल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। फ्यूचर के अंदर गोल्डन रूल होगा, ना कि रूल ऑफ गोल्ड। मतलब सिर्फ पैसे की बातें नहीं चलेंगी। और यहाँ पे फ्यूचर रिलेशनशिप जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो एक तरीके का पार्टनरशिप होगा। पार्टनरशिप तीन लोगों की। किन चीजों की? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, और वो लोग जिन्हें वो सर्व करते हैं, क्लाइंट। कैसे आजकल हम लोग बोलते हैं कि क्लाइंट को भी लूटा नहीं जा सकता, यू ट्रूली हैव टू सर्व देम, कि उनका भी विन हो, आपका भी विन हो, आप भी कमाओ, वो भी कमाए। तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और क्लाइंट, ये तीनों जने पार्टनरशिप में हैं। ये न्यू वे जो है पर्सनल सर्विसेज को मार्केट करने का, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से है। पहला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय फ्यूचर के अंदर सब लोग एम्प्लॉय ही होंगे उस बिजनेस के जो बिजनेस पब्लिक को अच्छे से सर्व करता है। थोड़े टाइम बाद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वो लोग खुद को बार्टर करने लगेंगे और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बार्गेन्स लेके आएंगे, एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी डील्स लेके आएंगे जो कि हम लोगों ने कभी सोची भी नहीं हो। नहीं, और बार्गेन किस चीज के लिए करेंगे? बार्गेन करेंगे ताकि पब्लिक को बेटर सर्व कर पाए। कभी एम्प्लॉय कोई न्यू, जिसको आज हम लोग कोलैबोरेशन बोलते हैं, तो कभी एम्प्लॉय न्यू आइडिया लेके आएगा, कभी एम्प्लॉयर न्यू आइडिया लेके आएगा, और बेनिफिट पब्लिक को होगा। डिप्रेशन जो आया है ना, उसके वजह से पब्लिक के अंदर है ना एक बहुत प्रोटेस्ट वाली फीलिंग आ गई है कि यार पैसे तो खर्च ही नहीं किए जाएंगे। क्योंकि उन लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोगों को हर एक जगह से हर एक जना लूट ही रहा है अपने अपने फायदे के लिए। डिप्रेशन के अंदर माइंडसेट ही ये हो जाता है। लेकिन जब डिप्रेशन का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो चला जाएगा और बिजनेस वापस से बैलेंस में आने लगेंगे, तब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को रियलाइज होगा कि आज हम लोगों को बार्गेन जो है, राइट, वो चीप चीजें नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर किसी का भी फायदा नहीं होता है।
हम लोगों को एक दूसरे को लूटना नहीं है, वेदर एक दूसरे के साथ साथ में मिलके ही काम करना है। तो फ्यूचर का जो भी एम्प्लॉयर होगा ना, बॉस, वो पब्लिक होगा, रियल बॉस। हम जो बोलते हैं कस्टमर इज द किंग, एक एग्जाम्पल है। ये हमेशा दिमाग में रखना ही चाहिए उस पर्सन को जो अपनी पर्सनल सर्विसेज को अच्छे से मार्केट करना चाहता है, कि फ्यूचर में पब्लिक को जो भी अच्छे से सर्व कर पाएगा, जो भी लोगों को वैल्यू दे पाएगा, वही बहुत ज्यादा वैल्यू अर्न करेगा। आज हम लोग एग्जाम्पल ले तो आज के जमाने के हिसाब से कंटेंट क्रिएटर्स आर वन ऑफ दोज पीपल। अब अमेरिका के अंदर जितनी भी रेल रोड हैं, जो भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी के अंदर है, हर एक ऑलमोस्ट फाइनेंशियल डिफिकल्टी के अंदर है। और एक भी ऐसा दिन याद नहीं है जब सिटीजन ने टिकट काउंटर पे इंक्वायरी की हो कि ट्रेन कब निकल रही है, ट्रेन कब आ रही है। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो आराम से बुलेटिन बोर्ड ही दे देते हैं। स्ट्रीट कार कंपनीज ने एक बहुत अच्छा चेंज एक्सपीरियंस किया है। थोड़े टाइम पहले तक स्ट्रीट कार्स जो होती थी, स्ट्रीट कार कंडक्टर्स, वो लोग बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते थे कि पैसेंजर से आर्ग्यूमेंट कर पाए। स्ट्रीट कार की जो रोड्स होती थी उन्हें हटा दिया गया, और आजकल पैसेंजर्स जो हैं वो बस के अंदर ड्राइव करते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बस के जो ड्राइवर हैं वो तो बहुत खड़ूस है। धीरे धीरे स्ट्रीट कार ट्रैक्स जो हैं वो पूरे हटने लग गए, और किसी और ने उन पे कब्जा कर लिया। जहाँ पे भी आज स्ट्रीट कार्स ऑपरेशन के अंदर है, पैसेंजर आज जाते हैं बिना आर्ग्यूमेंट के। और अगर कार मिडल में रुक भी जाए, ठीक है, तो कोई और दूसरा आदमी जो है वो उसको पिक करने भी आ जाता है। वक्त कितना बदल गया है ना। एक टाइम पे ऐसा एकदम में नहीं होता था, लेकिन आजकल लोग पर्सनली करके जाते हैं। एक टाइम पे हम सब लोग ऐसे थे कि बसेस के अंदर ही ट्रैवल करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे भी पैसे कम लगे, बट आज हम लोग कंफर्ट के लिए जाते हैं। दिस इज यही पॉइंट है जो ऑथर एम्फसाइज करना चाहते हैं कि वक्त बदल गए हैं। और ये चेंज सिर्फ रेल रोड ऑफिस स्ट्रीट कार्स में नहीं दिख रहा है, जिंदगी के हर एक दूसरी चीजों में भी दिख रहा है। जिनको भी ऐसे लगता है कि भाड़ में जाए जनता, आज उनका काम नहीं बनता। ऐसा पहले से लोग अपने दिमाग में सप्लांट कर रहे हैं कि वी आर एट योर सर्विस। ये पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। बैंकर्स ने ये एक दो चीजें सीखी हैं इस रैपिड चेंज के अंदर। बैंक के एंड पे आप कभी भी इनपोलाइटनेस नहीं देखोगे, लेकिन थोड़े टाइम पहले ऐसा नहीं था। कुछ बैंकर्स जो थे वो तो अपने आसपास कुछ साल पहले ऐसी हवा बना के घूमते थे कि जो भी जना बोरो करने जा रहा है उसकी तो कपकपी ही छूट जाएगी, यार इनसे रुपए कैसे मांगे। हजारों बैंक इसीलिए फेल हो गए क्योंकि उनके बैंक्स के डोर्स ही बंद हो गए हैं। बैंक को डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बट कोई लोन लेने ही नहीं आ रहा है, बिकॉज वो मैनेजर से ही डरते हैं। आज कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता है, रेदर कस्टमर के पास जाया जाता है, पोलाइटली सारी चीजें करवाई जाती है। और बैंक के अंदर, सेल्स के अंदर, कोई भी बैंक को छोड़ के अगर प्रोप्राइटरी स्टोर, चेन स्टोर्स भी हो, उसके अंदर पोलाइट आदमी जो अच्छे से अपनी सर्विसेज को दे पाए, जो पब्लिक को बिना डिसअपॉइंट किए अपनी चीजें कर पाए, वही आगे बढ़ रहा है। ऐसे मर्चेंट्स, ऐसे लोग ही क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पोलाइटनेस और सर्विस, ये आज के जमाने के वॉच वर्ड्स होंगे, और हर एक उस पर्सन के ऊपर अप्लाई करेंगे जो अपनी पर्सनल सर्विसेज देना चाहता है। अपने एम्प्लॉयर के साथ, पब्लिक के साथ, सबके साथ कर्टसी और सर्विस तो रखना ही है। अगर आप मानते हो कि पब्लिक आपको सर्विस दे रही है, पब्लिक की वजह से ही आपको बिजनेस मिल रहा है, तो पब्लिक के साथ भी आपको पोलाइटनेस रखनी है। अगर आपने ये चीज नहीं रखी, तो थोड़े टाइम में जो आपको सर्व करने का प्रिविलेज मिल रहा है ना, वो चला जाएगा। पब्लिक आपसे सर्विसेज ही नहीं लेंगे एंड आपका बिजनेस बंद होने लगेगा। हम सब लोगों को वो टाइम याद है जब गैस मास्टर रीडर आता था और जोर जोर से दरवाजे पे नॉक नॉक करता था कि दरवाजा ही टूट जाए। जब दरवाजा खोला जाता था
तब वो बिना उसको इनवाइट किए भी एक सड़ी हुई सी शक्ल लेके सीधा ये कहता था कि इतनी देर तक इंतजार क्यों करवाया, जल्दी गेट खोलो, मेरे पास बहुत काम है। लेकिन ये सारी चीजें बदल गई है। मीटर मैन जो है वो जेंटलमैन की तरह आता है, आके डोरबेल बजाता है, सर बोलता है और आराम से आके रीडिंग लेके चला जाता है। क्योंकि गैस कंपनीज ने सीखा कि ये जो खड़ूस शक्ल वाले इंसान है ना, ये लोग तो लाइबिलिटी बन रहे हैं। क्योंकि इनकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग अपना कनेक्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं। एंड पोलाइट सेल्समैन को वो लोग अपनी टीम के अंदर लेके आए, जिसकी वजह से बहुत सारा बिजनेस मिला। आज अगर आप देखोगे हर एक कंपनी जो है वो पोलाइटनेस के ऊपर तो बहुत ज्यादा चलती है। आप किसी भी ऑफिशियल कंपनी के अंदर जाओ, एवरी एम्प्लॉय ओवर देयर, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, पीपल आर पोलाइट। डिप्रेशन के अंदर ऑथर ने बहुत सारे साल जो पेंसिल्वेनिया में कोयले की जो माइंस है वहां पे स्टडी की, और वहां पे कंडीशंस को पढ़ा कि वहां पे ऐसा तो क्या है कि सारी चीजें खत्म हो गई लेकिन कोल इंडस्ट्री नहीं हुई। तो बहुत सारी जो डिस्कवरी थी उसके अंदर एक चीज ये थी कि जितने भी ऑपरेटर और एम्प्लॉयज थे, ठीक है, वो बिजनेस के अंदर मेन चीज वो थी कि ओके, ये जो कोल इंडस्ट्री ऐसी है कि पूरी खत्म हो गई पेंसिल्वेनिया के अंदर, माय मिस्टेक, राइट। कोल इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी, पूरी खत्म हो गई, ऐसा तो क्या हुआ कि खत्म हो गई। तो ऑथर ने देखा कि जो भी ऑपरेटर थे और एम्प्लॉयर थे वो इतने ज्यादा ग्रीड थे कि उन्होंने जो माइनर्स थे जो एक्चुअल में कोल निकाल रहे थे, ठीक है, उन लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। एंड थोड़े टाइम में माइनर्स ने आना बंद कर दिया। जो लेबर लीडर्स के लोग थे, जो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ऑपरेशन वालों के प्रॉफिट के एकदम सख्त खिलाफ थे, उन लोगों ने हड़ताल कर दी और बिजनेस अचानक से पूरा हिल गया। उसके बाद तो कोल ऑपरेटर और एम्प्लॉय ने बहुत सारी बार्गेन की, और उस बार्गेन के अंदर कोल की प्राइस बढ़ा दी। बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया है कि कैसे वो लोग ऑयल बर्निंग आउटफिट निकाल सकते हैं और क्रूड ऑयल निकाल सकते हैं इस चीज से। देखो, पाप की जो भी कमाई होती है ना, वो हमेशा मौत होती है, ऐसा ऑथर बोलते हैं और बाइबल में भी लिखा हुआ है। लेकिन शायद कुछ लोग ही इसके मतलब समझ पाए हैं, राइट। कोल बिजनेस ने जो इतनी ये ऐसी चीजें की, इतना कॉस्ट बढ़ाया, इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑयल बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा चल गए। जब भी आप जबरदस्ती कोई चीज करो, लोगों को जबरदस्ती लूटो, राइट, या फिर ऐसे हो कि जेन्युइनली अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हो, तब आपको ऐसे है कि आपको भी रिप्रोडक्ट वो बेनिफिट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जैसा आप बोते हो वैसा ही आप वापस से काटते हो। जैसा भी बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। तो कुछ भी है ना, डिप्रेशन से ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होता है। डिप्रेशन कोई भी एक कोइंसिडेंस नहीं होता है। डिप्रेशन के पीछे कारण होता है, बिना कारण के तो कोई भी चीज नहीं होती है। और डिप्रेशन के अगर बड़े कारण देखे जाएं तो पूरी वर्ल्ड वाइड हैबिट है कि लोग क्या बोते हैं और क्या फसल काटते हैं। लोग हमेशा जो हैं फसल काटने के चक्कर में रहते हैं बिना और बीज लगाए, तो इसके चक्कर में वो लोग और लोगों को लूटते रहते हैं। देखो, ये कभी भी नहीं मानना चाहिए कि डिप्रेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ फसल काटने के ऊपर फोकस करिए बिना बीज बोए। दिक्कत ये है कि उन लोगों ने गलत बीज बो दिए हैं। कोई भी फार्मर जानता है कि अगर उसको गेहूं चाहिए तो वो चावल के बीज नहीं बोएगा। स्टार्टिंग के वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर जब थी उसकी स्टार्टिंग के अंदर ही पूरी दुनिया जो है वो सर्विस इनएडिक्वेसी के सीड्स बोने लगी, क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर। हर एक जना सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहता है बिना सर्विस दिए, दैट इज गेट विदाउट गिविंग। देना कुछ भी नहीं है पर चाहिए बहुत। और इन्हीं वजह से हमारा टेंशन पर्सनल सर्विसेज के ऊपर गया और हमें पता चला
कि हम लोग कौन है और हमारी खुद से ही ये जो लड़ाई है ये हमारे साथ क्या कर रही है। क्योंकि सब लोग ही अगर एक दूसरे का पेट काटने में ही लगे हैं तो किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हम लोग कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल कि कोई भी चीज किसी ना किसी कारण से ही होती है, जो बिजनेस फिनेंस हर एक चीज में लगता है, वो इंडिविजुअल के ऊपर भी अप्लाई होता है। ये चीज तो हमें माननी ही होगी। अब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं एक QQS रेटिंग। अगर आपको अपनी पर्सनल सर्विसेज अच्छे से मार्केट करनी है और लंबे टाइम तक मार्केट करनी है तो आपको क्या करना होगा? आपको वो कारण ढूंढने होंगे और फिर वो कारण को अप्लाई करना होगा, वो रीजंस को अप्लाई करने होंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनल सर्विसेज को अच्छे से मार्केट और परमानेंटली इस्टेब्लिश कर सकते हो। हर एक जने को तीन चीजों का ध्यान रखना है: क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द सर्विस रेंडर्ड, और स्पिरिट जिसके अंदर वो रेंडर की गई है। ये है QQS। यही वो चीज है जो बताएगी कि आप कितने टाइम तक अपना बिजनेस चलाने वाले हो। अगर आपको पर्सनल सर्विसेज बहुत अच्छे से मार्केट करनी है, इसका मतलब है कि आपको एक पर्सनल मार्केट एक सेटिस्फैक्टरी प्राइस के अंदर और अच्छी कंडीशंस के अंदर डेवलप करना होगा। और ये करने के लिए आपको QQS फॉर्मूला, विच इज क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस प्रॉपर स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ये तीनों जब मिलते हैं तब आप अपनी सर्विस के परफेक्ट सेल्समैन बनते हैं। याद रखना QQS फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, राइट? इसको सिर्फ आप समझ लोगे इतना काफी नहीं है, इसको हैबिट की तरह अप्लाई करना होगा। चलो पहले हम अच्छे से समझते हैं, इस फॉर्मूला को एनालाइज करते हैं क्या है ये। तो सबसे पहली चीज आती है क्वालिटी। जो भी आप सर्विस दे रहे हो उसको ऐसे समझो कि आपको उसकी सारी डिटेल्स पता है। आपको, आप जिस पोजीशन के ऊपर हो आपको उस चीज को लेके सारी चीजें पता है, और आप सबसे अच्छे मैनर के अंदर और सबसे एफिशिएंट मैनर के अंदर वो चीज को डिलीवर कर रहे हो। ये बताता है क्वालिटी। क्वांटिटी, इसको आपको ये समझना चाहिए कि आप जो भी सर्विसेज अपनी कैपेसिटी के अंदर रेंडर करते हो, देते हो हर वक्त, वो यही होती है कि आप ज्यादा सर्विस दे पा रहे हो जैसे जैसे आपके एक्सपर्टीज और स्किल बढ़ रही है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस होगा तो आपकी स्किल बढ़ेगी। तो एम्फोसिस यहाँ पे वापस से हैबिट के ऊपर है कि जितना आप ज्यादा आपकी हैबिट होगी उतना ज्यादा आप क्वांटिटी नेचुरली दे पाओगे लोगों को। और स्पिरिट ऑफ सर्विस, इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे दोनों की सहमति से और बिना हाथापाई के या लड़ाई के, जोर जबरदस्ती के, राइट, आपने अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे से म्यूचुअल कोऑपरेशन से दी हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ सर्विस जो है ये सिर्फ काफी नहीं है अगर आपको परमानेंट मार्केट रखना है। आपको वो स्पिरिट भी रखना है जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फैक्टर हो कि जो भी प्राइस रिसीव हुई है और जितने भी टाइम के लिए हुई है ये एकदम सही है, मैंने एकदम सही और वाजिब चीजें की हैं। एंड्रयू कार्नेज हमेशा इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे जब भी वो लोगों से मिलते थे कि उनकी सक्सेस के पीछे क्या कारण रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि हारमोनियस कंडक्ट, दैट इज मधुर रिश्ते, अच्छे से आराम से बात करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान, ऐसा इंसान अपने पास रख नहीं पाएगा जिसको अच्छे से बात नहीं करनी आती हो, हारमोनी विन विन नहीं सोचना आता हो। भले ही आप उसको ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी दे दो लेकिन एक ना एक दिन तो वो छोड़ के चला ही जाएगा। एंड्रयू कार्नेज बोलते थे कि इंसान को अग्रीएबल होना चाहिए, बोले ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है ऐसे करते हैं, लेट अस सी। और अपनी इस क्वालिटी को वो इतना तवज्जो देते हैं ये प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने हिसाब से काम करने दिया, रही, कि तुम वेल्दी बन पाओ, रही। ओह हो, सॉरी, ये चीज बहुत प्यारी है, आई रेड इट डिफरेंटली। उन्होंने ये चीज को, राइट, प्रूव करने के लिए उस उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो भी लोग उनके स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, ऐसे सब लोगों को वेल्दी बनने का मौका दिया।
लेकिन जो भी लोग कंफर्म नहीं कर रहे थे, जो भी लोग अग्री नहीं कर रहे थे, उन लोगों को कहीं और रास्ता देखना पड़ा। देखो, प्लीजिंग पर्सनालिटी की इंपॉर्टेंस तो हम लोग देख ही चुके हैं, क्योंकि ये वो फैक्टर है जिससे आप अपनी सर्विसेज प्रॉपर स्पिरिट में रेंडर कर सकते हो। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो लोगों को अच्छी लगती है, और आप एक हार्मनी के स्पिरिट में अपनी सर्विसेज देते हो, तो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी की जो कमी है ना, वो भी कहीं ना कहीं ढक जाती है। क्योंकि सक्सेसफुल अगर आपको बनना है, तो प्लीजिंग कंडक्ट, एक अच्छे नेचर का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा। आपके सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी इनकम डिराइव हो रही है अपनी पर्सनल सर्विसेज को ही सेल करके, वो एक मर्चेंट से कम नहीं है, राइट? या उस आदमी से कम नहीं है जो अपनी गुड्स बेचता है, कमोडिटीज बेचता है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा पर्सन जो है उसके लिए सेम रूल अप्लाई होते हैं जैसा उस मर्चेंट के लिए होते हैं जो अपनी मर्चेंडाइज बेच रहा है। देखो, ये बार बार हम लोगों ने एम्फोसाइज किया है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो अपनी पर्सनल सर्विसेज को बेचते टाइम ये मिस्टेक कर लेते हैं कि उन्हें कंडक्ट के रूल्स फॉलो नहीं करने होंगे, या उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो नहीं करनी होंगी, निभानी नहीं होंगी, जिनसे वो अटैच हो जाते हैं जैसे ही वो अपनी सर्विसेज देते हैं। नहीं, आज जो नया तरीका है ना सर्विसेज मार्केट करने का, उसने प्रैक्टिकली फोर्स कर दिया है दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कि वो लोग पार्टनरशिप अलायंस के अंदर जाएं, और वो सारी चीजें देखें जिससे कि थर्ड पार्टी या पब्लिक जो है उसको वो लोग सर्व कर पाए। एक एक चीज आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार एम्प्लॉयर जाने, यार मैं तो अपने ऑफिस में ऐसे ही काम करूंगा, यार मैं तो अपने क्लाइंट से ऐसे ही बात करूंगा। नहीं। देखो, आज गो गेटर का जो जमाना है ना, वो बदल चुका है। वो आज बदल चुका है गो गिवर से। हाई प्रेशर मेथड्स बिजनेस के अंदर आज फाइनली काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहना एकदम गलत होगा। आज हाई प्रेशर मेथड जो है उनके तो होश उड़ चुके हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो है ऐसे कंडक्ट को तो कोई बर्दाश्त ही नहीं करेगा। एक्चुअल कैपिटल वैल्यू आपके ब्रेन की डिटरमाइन होती है इससे कि आप कितनी इनकम प्रोड्यूस कर सकते हो अपनी सर्विसेज देके। एक फेयर एस्टिमेट, अगर आपकी कैपिटल वैल्यू निकालनी, अगर आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू का निकालना हो, तो वो होगा आपकी एनुअल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 16 and 2/3। क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि एनुअल इनकम जो है वो 6% आपकी कैपिटल वैल्यू की होती है। क्योंकि मनी जो है वो जनरली 6% एनम पे चलता है। ओके, तो ये 1/6 अगर हम करेंगे तो 16.66 आता है। ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी यूज होता है, इसको पीई रेशियो बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो ऑथर बोल रहे हैं अगर मार्केट स्टैंडर्ड हम लोग 6% 8% जो इन्फ्लेशन चलता है उसके हिसाब से भी देखें, तो अगर आप सोचो, आप लोग कमाते हो एक साल का लेटस से 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए कमा रहे हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8%। तो आपकी जो कैपिटल वैल्यू है आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू की, कोई आपको पूरा ही खरीद ले, उसका रेट हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 8%, राइट? तो वो हो जाएगा 8 करोड़। तो आप लोगों को जो है पी रेशियो निकलता है 1 डिवाइडेड बाय, हम लोग 8% करेंगे तो 12.5। तो ये वैसे ही ऑथर ने निकाला है 16 2/3, उन्होंने 6% को लिया है। बट ये एक बहुत ही साइंटिफिक मतलब लॉजिकल स्टडी है, राइट? क्वाइट मैथमेटिकली कम्पिटेंट स्टडी है। अब देखो, कॉम्पिटेंट ब्रेन जो है ना, अगर उनको अच्छे से मार्केट किया जाए, तो वो एक ऐसा कैपिटल बना सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कमोडिटी की तरह डील करने लगे। क्योंकि दिमाग जो कैपिटल बनाता है ना, वो कभी डिप्रिशिएट नहीं होता है डिप्रेशन के थ्रू भी, ना ही इसको कोई चुरा सकता है। और तो और, जो भी पैसा लगता है एक बिजनेस को बनाने के लिए, वो पूरा मिट्टी में मिल जाता है अगर उसके पीछे एफिशिएंट या अच्छे दिमाग नहीं लगाए गए हों। वाह यार, बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट चैप्टर बहुत टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, 30 कॉजेज ऑफ फेलियर ऐसा कुछ हेडिंग है। तो इसको हम लोग कल से चालू करते हैं।
30 मेजर कॉज ऑफ फेलियर। ओ वाह। अब हम लोग कर ले हमारा मनी मैनिफेस्टेशन, अलाइनमेंट कर ले। तो आराम से सबसे पहले 3 गहरी सांसें लेते हैं। अब हम हमारा अफर्मेशन स्टार्ट करेंगे। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। अपने ब्रेन को वो सारे विजुअल्स दो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे आप मनी मैग्नेट बन रहे हो और मनी आपके पास आ रहा है। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे भी आप जाते हो पीपल वांट टू वर्क विद यू, क्योंकि आप वैल्यू दे रहे हो तो आपको वैल्यू मिल रहा है। See yourself, visualize yourself giving that value। अपने उस कैरेक्टर को विजुअलाइज करो, आप वैल्यू दे रहे हो एंड आपको वैल्यू मिल रही है। आई एम रिच, आई एम रिच। आप वो सारी रिच पर्सनालिटी के ट्रेट्स अपने अंदर देख रहे हो। बीइंग हम्बल, बीइंग इन सर्विस, गिविंग गुड क्वालिटी, गिविंग गुड क्वांटिटी, always in the spirit of giving more। आई एम रिच। एंड इसी मूड के स्पिरिट की वजह से लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। पीपल फील गुड व्हेन दे वर्क विद यू। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। और इसी वाइब्रेशन के साथ लॉक कर दो इस वाइब्रेशन को। हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, लॉक दिस फीलिंग, लॉक दिस फीलिंग, लेट इट सिंक इन। एंड जैसे ही आप लोगों को अच्छा लगे, आराम से आप लोग अपनी आईज ओपन कर सकते हो।